हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो बेसिकली हमारे रूटीन इलेक्ट्रिफिकेशन के टॉपिक से थोड़ा हटके है। यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार मोटर का इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री में किया जाता है और हम कुछ यहाँ पे जनरल रूल्स देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मोटर के रिगार्डिंग। और हम देखेंगे किस प्रकार एसओआर प्रिपेयर किया जाता है एक मोटर के इंस्टॉलेशन के लिए। हम एक सैंपल एग्जांपल भी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मोटर हम लोग घर पे भी इंस्टॉल करते हैं जब पानी का मोटर की बात आती है। लेकिन इंडस्ट्री का आपको पता है हमारी पावर सिस्टम का 80% लोड इंडक्टिव लोड है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का 80% लोड मोटर है। आप इंडक्शन मोटर देख लीजिए, हर जगह आपको मिल जाएगी। और उसी की वजह से हमारा इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सारी चीजें हम कर पाते हैं। तो बेसिकली मोटर एक हमारी पावर सिस्टम के लोड का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाग है, जिसे हमको समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रिगार्डिंग मोटर इंस्टॉलेशन वायरिंग। क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए ये इलेक्ट्रिकल हमारी मोटर इंस्टॉलेशन है, तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मोटर्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज इन रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। मान लीजिए हमको इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम लोग एज डोमेस्टिक कस्टमर डोमेस्टिक कंज्यूमर हम मोटर यूज करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? घर पे हम लोग पानी के पंप के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फिश टैंक में हम लोग यूज करते हैं, हीटिंग के लिए कई बार यूज होता है, तो हम काफी सारी जगह यूज करते हैं। Moreover, there are lot of electrical appliances at home which use electric motor like food processor, DVD drives, garage doors, openers, power windows. तो हम काफी सारी जगह पावर विंडोज में, डीवीडी ड्राइव्स में कहीं ना कहीं मोटर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं। तो हम मोटर से अपरिचित नहीं है। On the field, some examples of electric motors include mills, lathes, forklift, trucks, etc. And lot of work depends on these machines. बेसिकली इंडस्ट्री का 90% जो वर्क है वो मोटर पे आधारित है, मोटर पे डिपेंडेंट है। तो हमको मोटर के बारे में यहाँ पे समझना चाहिए। कुछ कंसिडरेशन देखते हैं। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स द काइंड ऑफ मोटर दैट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। बेसिकली क्या होता है, एक पॉल्यूशन ही एक बात नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन भी एक बात है। तो मोटर है वो उसका इंस्टॉलेशन इस प्रकार होना चाहिए जिससे आपको वहां पे नॉइस पॉल्यूशन बढ़ ना जाए। मान लीजिए एक एरिया है, वहां पे 50 मोटर्स लगी हुई है और आपने सारी एसी मोटर लगाई है, बहुत ज्यादा आवाज करती है, तो वहाँ नॉइस पॉल्यूशन रहेगा और वहाँ काम करने वालों की हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। All variable frequency drives control motors must be rated by IEC और NEMA inverter duty। NEMA हमारा मोटर्स के नॉर्म्स है और IEC भी हमारा नॉर्म्स है। तो सारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर के लिए हम लोग VFD यूज करते हैं। तो वो सारी हमारी मोटर्स है वो NEMA और IEC के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स है मोटर के रिगार्डिंग। If multiple nameplate, if the nameplate of the motor is hidden or unclear after installation, a new must be put up some at some place where it can be easily seen। कई बार क्या होती है, मोटर पुरानी हो जाती है, तो कई बार या कुछ कलर होता है इंडस्ट्री में, या मोटर की नेम प्लेट घिस जाती है, तो हमको पता नहीं चलता कि ये मोटर का रेटिंग क्या है। लेकिन हमको उसको ध्यान में लेकर वहां पे मोटर का एक्चुअल नेम प्लेट विजिबल हो इस प्रकार लगाना चाहिए, जिससे फ्यूचर में हमें कुछ भी काम हो, कुछ भी मेंटेनेंस हो, कुछ भी टेस्टिंग हो, तो हम मोटर के नेम प्लेट के मदद से उसका रेटिंग, उसका मेंटेनेंस वगैरह रेटिंग जान के उसका मेंटेनेंस कर पाए और उसको अगर कुछ फॉल्ट है तो हम जान पाए कि किस प्रकार इसमें होगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। Special consideration has to be given to the insulation limits and if the motor is installed on the height। अगर हाइट पे मोटर इंस्टॉल की है तो वहां पे डिफरेंट आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। एक्चुअली मोटर को आप एक फाउंडेशन लगा के ही इंस्टॉल करोगे,
जिससे उसका विजिबिलिटी रहता है और ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में इजी रहता है। इस वजह से एक लेवल तो आप फाउंडेशन लेते हो। इंडस्ट्री में खासकर आप एक लेवल पे एक फाउंडेशन बना के मोटर इंस्टॉल करते हो। आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में भी आप देख सकते हो, वहां भी इसी प्रकार मोटर इंस्टॉल किया गया है। क्लियर साइंस एंड अरो शुड बी पॉप्ड अप propped up so that no reverse rotation scenarios occur, causing health hazard or equipment damage. तो साइन हर तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन के उसके कनेक्शन के हर तरह से साइन सिंबल वगैरह क्लियर होने चाहिए, जिससे माल ऑपरेशन न हो और किसी भी डैमेज की संभावनाएं न हो। RTD and temperature relay system are necessary for motors using above 55 किलोवाट। 55 किलोवाट से अबव मोटर है तो वहां पे टेम्परेचर सेंसर वगैरह इंस्टॉल होने चाहिए। सो दे शट डाउन इफ वेरी हाई टेम्परेचर आर रीच्ड। एक टेम्परेचर तक उसको पहुंचने से पहले उसको शट डाउन करना जरूरी है, इस वजह से वहां टेम्परेचर सेंसर लगाने चाहिए। A wire made of stranded copper must be grounded, insulated in the motor with one end to the control panel that has to be motor starter. तो इसका मतलब है आपका वायर है प्रॉपर इंसुलेटेड वायर होना चाहिए। जहाँ पे इंसुलेटेड वायर है तो वो आपका स्टार्टर में पॉइंट जाएगा कनेक्शन का, तो कंट्रोल पैनल से कनेक्शन किया होना चाहिए और वहाँ पे कंट्रोल पैनल से हम कंट्रोल करेंगे। तो आपका वायर है बेसिकली इंसुलेटेड कॉपर यूज होना चाहिए। कनेक्शन ऑफ द मोटर थ्रू वायर नट्स इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो ये है कनेक्शन ऑफ द मोटर टर्मिनल्स होना चाहिए। नट से अगर करते हैं तो हीटिंग वो होता है ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली हमको जो मोटर के टर्मिनल से वो प्रॉपर लग्स के थ्रू कनेक्शन करने चाहिए। तो नट से उसका कनेक्शन कम होना चाहिए, अदरवाइज हीटिंग होता है। अगर कहीं जरूरी है एसेंशियल तभी करना चाहिए। बॉक्सेस दे कंटेन द मोटर जंक्शन आर सपोज टू बी मेड ऑफ मेटल। आपके जो कवर है जहाँ पे टर्मिनल लगते हैं मोटर के ऊपर, जो टर्मिनल बॉक्स होता है वो कवर्ड होना चाहिए और मेटल का होना चाहिए। कंटिन्यूअस मोटर लीड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्राउंड व्हाइल रनिंग अलोंग। आपका जो मोटर का जो अर्थिंग लीड है वो ग्राउंड होना जरूरी है। इनपुट करंट टू मोटर, तो जनरल मोटर के बारे में देखा काफी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, काफी सारे लॉज है। मैंने यहाँ पे जो लिया है तो ये रेफरेंस है, आप ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा है। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर इंस्टॉलेशन, आप नेट पे भी इसे सर्च कर सकते हो। तो इन डेप्थ मैंने कुछ ही पॉइंट लिए हैं, सारे पॉइंट मैं नहीं ले पाया हूँ। इनपुट करंट ऑफ द मोटर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। लोड करंट मोटर इज कैलकुलेट फॉलोइंग रीजंस, क्योंकि लोड करंट क्यों पता होना चाहिए, टू डिसाइड साइज ऑफ केबल, फ्यूज एंड स्विच गियर। मान लीजिए इंडस्ट्री में आपको मोटर इंस्टॉल करना है तो आपको वहां पे केबल का साइज, स्विच गियर का साइज, फ्यूज का साइज पता होना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल लोड फॉर एनी मोटर एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा है हमारा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना इनपुट है, इनपुट हमेशा आउटपुट से ज्यादा होगा, तो हम ऐसे इक्वेशन में गिनते हैं। और इनपुट करंट इज कैलकुलेटेड बाय इनपुट करंट। ये एफिशिएंसी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। बेसिकली ये P इज इक्वल टू VI cos phi है दोस्तों। ये मान लीजिए सिंगल फेज के लिए, थ्री फेज के लिए √3 VI cos phi आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे P इज इक्वल टू VI cos phi को फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किए गए हैं और I को यहाँ पे एक तरफ रख के इनपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट पावर डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो सिंगल फेज के लिए देखते हैं दोस्तों, IFL फुल लोड करंट इज इक्वल टू HP मल्टीप्लाई बाय 735.5। मोटर का रेटिंग HP में होता है, वाट में कन्वर्ट करने के लिए 735.5 आप लिखते हैं। फेज वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर। यहाँ पे एफिशिएंसी को तो भी कंसिडर किया गया है। HP इंटू 735.5 VP इंटू ईटा कॉस फाइ। और जनरली आप देखिए सिंगल फेज मोटर जो है इंडस्ट्री में यूज होता है उसका एफिशिएंसी करीबन 75% के करीब होता है। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0.75 एफिशिएंसी में रख दिया, तो आपका इस सिंप्लीफिकेशन दोगे तो आपको पता चलेगा जो भी एचपी रेटिंग है, मान लीजिए 5 एचपी है, 5 6 30, तो उसका फुल लोड करंट 30 एम्पियर हुआ। तो ये एक थंब रूल है, अगर सिंगल फेज मोटर है उसका फुल लोड करंट 6 टाइम्स ऑफ एचपी रेटिंग आप गिन सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो, जिससे आप केबल की साइज पता कर पाओगे और प्रोटेक्टिव डिवाइस का यानी उसका कंट्रोल पैनल का, फ्यूज डिवाइस का भी पता कर पाओगे।
तो सिंगल फेज में 6 मल्टीप्लाई बाय एचपी रेटिंग। तो ये हमारा हुआ सिंगल फेज मोटर के लिए फुल लोड करंट। एक थंब रूल यहाँ पे हमको मिला कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जब भी हम फुल लोड करंट एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट करने में 6 मल्टीप्लाई बाय एचपी रेटिंग कर देंगे। इसी प्रकार थ्री फेज देखते हैं, P इज इक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस फाइव। तो यहाँ पे P की जगह हमने लिखा एचपी रेटिंग मल्टीप्लाई बाय 735.5 डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू लाइन वोल्टेज इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर। तो यहाँ पे रख दिया, और इसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, थ्री फेज मशीन का एफिशिएंसी सेम रेटिंग के लिए सिंगल फेज से ज्यादा होगा, तो इसका 85 करीबन होगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा 1.5। इसका मतलब थ्री फेज मशीन में फुल लोड करंट 1.5 टाइम्स एचपी रेटिंग आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये हमको नई बात पता चली कि अगर सिंगल फेज मशीन है, सिंगल फेज मोटर है, तो वहां पे फुल लोड करंट एचपी रेटिंग को 6 से आप डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा। और थ्री फेज मशीन है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय एचपी करोगे तो आपको फुल लोड करंट मिल जाएगा। ये क्यों चाहिए हमको दोस्तों? क्योंकि हमको यहाँ पे केबल का साइज कनेक्ट करना है, जो हमको इंस्टॉलेशन के लिए केबल चाहिए, स्विच गियर चाहिए, फ्यूज चाहिए, वो सारी चीजों के लिए हमको रेटिंग डिसाइड करना है। इसी वजह से ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। रेटिंग ऑफ केबल एंड एसेसरीज। रेटिंग ऑफ केबल एंड एसेसरीज समझते हैं। वायर साइज क्या आती है? सप्लाई साइड केबल रेटिंग में बी लेस देन स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर बट शुड नॉट बी हाफ द रेटिंग ऑफ द फ्यूज। आपका जो केबल है वो स्टार्टिंग करंट है, जैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग करंट ऑलवेज हायर देन रनिंग करंट। तो उससे स्टार्टिंग करंट से आप कम कैपेसिटी का केबल ले सकते हो, लेकिन उसका फ्यूज का रेटिंग है, फ्यूज के रेटिंग से आप हाफ से कम नहीं ले सकते हो। तो ये हाफ से कम रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 30 एम्पियर का फ्यूज है, तो आप यहाँ 100 एम्पियर का है तो 50 एम्पियर से कम कैपेसिटी का केबल आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पीरियड इतना होगा कि आपका केबल है वो बेयर कर पाएगा। अदरवाइज आपने कम करंट कैपेसिटी का केबल लिया तो वो जल जाएगा। स्विच गियर रेटिंग ऑफ द स्विच गियर शुड बी एज पर स्टार्टिंग करंट। स्विच गियर हमेशा स्टार्टिंग करंट के अकॉर्डिंगली हमको लेना है। रेटिंग ऑफ द मेन स्विच स्टार्टिंग करंट ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मोटर। हमेशा स्टार्टिंग करंट हाई होता है किसी भी मोटर के लिए। सम ऑफ फुल लोड करंट ऑफ द रिमेनिंग इज कंसीडर्ड। तो आप मेन स्विच का जो होता है, मेन स्विच का रेटिंग हमेशा थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। स्टार्टिंग करंट प्लस आप फुल लोड करंट ले लो, उसको दोनों को सम कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा रेटिंग ऑफ द मेन स्विच। यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको। स्टार्टिंग करंट ऑफ द ऑफ हाईएस्ट रेटेड मोटर। आपकी जो हाईएस्ट रेटेड मोटर है, मेन स्विच का मतलब क्या है, आपकी काफी सारी मोटर्स कनेक्टेड है। तो आपकी मान लीजिए 5-6 मोटर है, तो हाईएस्ट रेटिंग की करंट है उसका स्टार्टिंग करंट जितना स्विच गेयर होना चाहिए, या फिर आपकी जितने भी छोटी छोटी मोटर है वो सारों का फुल लोड करंट अगर सम कर दो, मर्ज कर दो, तो उतना आप ले सकते हो। तो ये आपका मेन स्विच का रेटिंग आ गया। कहने का मतलब है, अगर आपने मोटर को स्टार्ट किया तो जब स्टार्टिंग का रेटिंग बिल्कुल हाई आया तो उतना नहीं होना चाहिए कि आपका मेन स्विच बंद हो जाए या जल जाए। तो इस प्रकार आपको, और ये स्विच गियर का रेटिंग भी आपको स्टार्टिंग करंट के अकॉर्डिंगली लेना है। केस स्टडी देखते हैं, एक सिंपल एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। प्रिपेयर एसओआर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 15 एचपी 400 वोल्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर विथ अ वर्कशॉप एरिया 30 बाय 15 बाय 4 मीटर। तो यहाँ पे 30 बाय 15 का है, हाइट 4 मीटर है, मैं यहाँ पे हाइट नहीं बता रहा हूँ, टू डायमेंशन डायग्राम है। तो यहाँ पे 15 एचपी मोटर मुझे इंस्टॉल करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे हुआ, कंट्रोल पैनल मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मुझे मोटर लगानी है यहाँ इस दीवार से 3 मीटर दूर। तो सिंगल लाइन डायग्राम से समझते हैं। सप्लाई ले लिया, मेन स्विच हो गई, मेन स्विच से मोटर एसएफयू आया, स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मोटर। ये आपके 6 वायर आएंगे, क्योंकि मोटर के साथ में स्टार डेल्टा स्टार्टर लगेगा, वहाँ पे 6 वायर आपको मिलेंगे। इनिशियली आपका स्टार होगा, फिर डेल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपकी सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये यहाँ पे हम इसको ये समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इसका एस्टिमेट बनेगा। सबसे पहले साइज ऑफ वायर। एज्यूम एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज मोटर है 86%, पावर फैक्टर 0.8 यहाँ पे आप रख दीजिए। और आपको पता है ये हमने 85% लिया, रूट थ्री वी आई कॉस फाइव का फॉर्मूला यूज किया, और एचपी रेटिंग हमको पता है 15 एचपी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 22 25 एम्पियर 23 एम्पियर आएगा। और स्टार्टिंग करंट हम 1.5 टाइम, थ्री फेज है तो 1.5 टाइम अज्यूम करेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 35 एम्पियर। तो साइज ऑफ वायर है वो 35 एम्पियर से अबव रेटिंग का लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग करंट से ज्यादा साइज का लेना पड़ेगा। तो हमने सिलेक्ट किया 7 by 1.70 mm PVC insulated 60 volt ग्रेड एल्यूमिनियम कंडक्टर विद कैपेसिटी ऑफ 43 एम्पियर। तो हमने 43 एम्पियर कैपेसिटी का लिया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आप समझिए। मैंने फुल लोड करंट गिना, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया और उससे ज्यादा कैपेसिटी का साइज ऑफ वायर ले लिया कनेक्शन के लिए। कंड्यूट की साइज 31 mm हैवी कंड्यूट, क्योंकि आपके 6 वायर जाएंगे, यूज फॉर स्टार्टर 3 वायर है। और 50 mm है 50 mm हैवी कंड्यूट फॉर टर्मिनल बॉक्स, क्योंकि वहां पे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगेगा। तो दो तरह के कंड्यूट है, 31 mm और 50 mm। डोमेस्टिक के लिए हम 19 mm कंड्यूट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वायर्स है तो हम लोग यहाँ पे 31 mm और 50 mm यूज कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल कंड्यूट इज यूज्ड फॉर रिमेनिंग 1 मीटर डिस्टेंस। जो मोटर के पास का वायरिंग रहेगा वहां पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट आएगा, क्योंकि वहां पे उसको फिट नहीं करना है। Assuming height of the main switch and starter from the floor 1.5 मीटर, हमारा टोटल बिल्डिंग का हाइट 4 मीटर है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं 1.5 मीटर अबव हाइट पे मैंने स्टार्टर इंस्टॉल किया है। और कंड्यूट रन हाइट इज 3 फ्रॉम द फ्लोर 3 मीटर। इसका मतलब फ्लोर से 3 मीटर अबव कंड्यूट रन हो रहा है। डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ये आपका टॉप व्यू है दोस्तों। तो ये आपका टॉप व्यू, अब मैं इसको फ्रंट व्यू से कन्वर्ट करूंगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, ये जो मैंने इनिशियल डायग्राम बनाया वो था। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम स्टार्टर का वायर देखते हैं, उसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये मेरा फ्रंट व्यू है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये दीवार है, ये दीवार यहाँ पे बनाई हुई है। तो दीवार से और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये दीवार का मैंने फ्रंट व्यू यहाँ पे लिया है। तो जाएगा ये 1.5 मीटर अबव लगाया ये भी, और तो ऊपर मैंने 3 मीटर का कंड्यूट का हाइट अज्यूम किया है। फ्लोर से 3 मीटर यानी ये 1.5 और जाएगा। तो कंड्यूट का साइज के लिए 1.5 मीटर ऊपर गया, और यहाँ से 3 मीटर, यहाँ से 24 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 मीटर यहाँ से और 3 मीटर यहाँ से 6 माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 6 तो 24 मीटर यहाँ आएगा, और यहाँ पे 1.5 मीटर नीचे आएगा। तो लेंथ ऑफ 31 mm कंड्यूट, स्टार्टर तक जो कंड्यूट आएगी वो क्या आएगी, 1.5 प्लस 24 प्लस 1.5 27 मीटर प्लस 10% एक्स्ट्रा, ये 30 मीटर अप्रोक्सीमेट आपका कंड्यूट जाएगा। 31 mm कंड्यूट, तो मैंने कंड्यूट गिन लिया। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ 50 mm कंड्यूट फ्रॉम टर्मिनल स्टार्टर टर्मिनल, स्टार्टर से आप 50 mm जो कंड्यूट है वो जाएगा। ये आपका स्टार्टर टर्मिनल आएगा। पीछे आप देखो, मैंने यहाँ पे पीछे देखा, हमने यहाँ पे स्टार्टर तक आ गए हैं। अब हमको यहाँ से बड़ी कंड्यूट लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में से हमको 6 वायर निकालने हैं। तो ये 6 वायर निकाल दिए। तो देखिए यहाँ पे, ये अभी इसका समझते हैं। यहाँ से 1.5 मीटर हाइट पे, इसका हाफ मीटर हाइट अज्यूम करो। ये मैंने मोटर को यहाँ फाउंडेशन पे लगाया हुआ है, और 2.5 मीटर डिस्टेंस पे है। और ग्राउंड में 0.25 मीटर हम अंदर जाएंगे, क्योंकि नीचे से हम वायर लेंगे। तो यहाँ से पूरा आएगा 1.5 प्लस 0.25 प्लस 2.5, और यहाँ से इस तरह के हाइट पर 0.25 प्लस 0.5 टर्मिनल बॉक्स है। ये आपका टर्मिनल बॉक्स है। तो लेंथ ऑफ 50 mm कंड्यूट आपका आएगा, ये 1.5 ग्राउंड तक आ गया, ग्राउंड के अंदर जाएगा 0.25 मीटर, यहाँ से 2.5 मीटर आएगा, और 0.25 मीटर ग्राउंड वाला, और 0.5 मीटर टर्मिनल बॉक्स तक का। तो इस प्रकार 50 mm कंड्यूट हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 वायर है। आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, वहां से 6 वायर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये लिया है। तो 5 मीटर कंड्यूट हो गया। और फ्लेक्सिबल हमने 1 मीटर ऑलरेडी बोला है, उसके लिए कोई डायग्राम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो टोटल लेंथ ऑफ कंड्यूट अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर जाएगा 31 mm कंड्यूट, 5 मीटर जाएगा 50 mm कंड्यूट, और 1 मीटर फ्लेक्सिबल, तो 40 मीटर हमारा कंड्यूट हो गया। एसएफयू की बात करते हैं। 35 एम्पियर स्टार्टिंग करंट है, तो आईसीटीपी ट्रिपल पोल स्विच लगाना पड़ेगा 60 एम्पियर कैपेसिटी का। लेट अस सी वायरिंग डायग्राम फॉर इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉलेशन डायग्राम है। तो ये थ्री फेज एनर्जी मीटर है यहाँ पे, और ये हमारा आईसीटीपी हो गया, ट्रिपल पोल आयरन प्लेट स्विच हो गया, ठीक है। 60 एम्पियर से इसका 63 एम्पियर भी हो सकता है। तो यहाँ से आप आगे जाएंगे, और यहाँ से ये आपकी जो टर्मिनल लगा हुआ है जो मोटर के पास का, वहां पे स्टार डेटा स्टार्टर से पहले कंज्यूमर एसएफयू आएगा, तो वहां पे आरवाईबी फेस लग जाएंगे, और यहाँ से जाएगा हमारा स्टार्टर में, और स्टार्टर से जाएगा आगे मोटर में। तो इस प्रकार आएगा आपका। ये अर्थिंग हो गया, अर्थिंग बॉडी पे 2 अर्थिंग हो गए, और यहाँ पे आरवाईबी 6 टर्मिनल हमारे, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर है, वहां पे 6 वायर जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा
वायरिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया किस प्रकार आपका वायर जाएगा। लेंथ ऑफ फेज वायर हम यहाँ पे कुछ एस्टिमेट लेंगे दोस्तों। ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। फ्रॉम मीटर टू मेन स्विच 3/3 0.5। ये एक्चुअली आप देख लीजिए, मीटर से मेन स्विच तक का आपका जो फेस वायर जाएगा, क्योंकि 3 वायर है, 3 वायर, 3 वायर 3 फेज है, और यहाँ पे 0.5 मीटर से मेन स्विच हमने ऐसा अज्यूम किया है कि 0.5 मीटर डिस्टेंस पे, तो वो होगा 4.5 मीटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, क्योंकि ये 3 मीटर का डिस्टेंस है दोस्तों, 3 मीटर का डिस्टेंस है। और मीटर से मेन स्विच, आपका मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास में लगेगा। देखिए यहाँ पे ये बात की हुई है। तो 3 मीटर का डिस्टेंस है और 3 केबल है, तो 9 हो गया। तो 9 इंटू हाफ, तो 4.5 मीटर। फ्रॉम मेन स्विच टू मोटर 27 मल्टीप्लाई बाय 3। मेन स्विच से मोटर तक जाएगा। मेन स्विच आपकी ये है और मोटर ये है। 24 प्लस 3 27 हो जाएगा। यहाँ तक आएगा 3 और 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 वायर है, टोटल 27 मीटर डिस्टेंस है, तो 81 मीटर। फॉर मोटर, फ्रॉम मोटर स्विच टू स्टार्टर, मोटर स्विच से स्टार्टर तक ये जाएगा। ये हमारा स्टार्टर तक वापस आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये वापस होगा 4.5 मीटर। मोटर स्विच से स्टार्टर तक, इसका मतलब आपकी मोटर की जो स्विच है, वहां से स्टार्टर तक 3 वायर जाएंगे। 3 मीटर का डिस्टेंस है, ये मोटर है, मोटर स्विच से स्टार्टर, तो यहाँ पे 3 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे 1.5 मीटर इसका हाफ होगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है ये 1.5 मीटर फ्लोर से डिस्टेंस है। ठीक है। तो मोटर स्विच से स्टार्टर, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये मोटर स्विच है, ये आपकी मोटर स्विच है, और ये स्टार्टर है। तो ये डिस्टेंस होगा टोटल 4.5, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से यहाँ। देखिए, मैं वापस ये डायग्राम में से आपको समझा देता हूँ। फ्रॉम मीटर टू मेन स्विच, तो यहाँ से यहाँ का मैंने गिना, जो फर्स्ट वाला है वो मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक गिना। फ्रॉम मेन स्विच टू मोटर स्विच, मेन स्विच से मोटर स्विच मैंने यहाँ का गिन लिया, ये लोकेशन जो आपको दिख रहा है। और मोटर से स्विच से स्टार्टर, वो मैंने यहाँ से यहाँ का गिना, तो ये 4.5 मीटर आ गया। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर, तो इस तरह से मोटर के टर्मिनल तक 6 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 मीटर आएगा, और टोटल 6 वायर है, 36 मीटर। टोटल फेज वायर हुआ 4.5 प्लस 81 प्लस 4.5 प्लस 36, तो टोटल 126 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 20% एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 150 मीटर हुआ। आप अगर डायग्राम को ये समझ के आप वायर लेंथ गिनोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। अर्थ वायर गिनते हैं दोस्तों। 3 earth wire is needed for the motor frame, starter and switch as per IS 61। earth wire रूल है कि यहाँ पे मुझे अर्थ वायर 2 अर्थ वायर चाहिए। वो हमारा रूल है कि मिनिमम 2 जगह हमको अर्थिंग कनेक्ट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ 8 WG अर्थ वायर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ कंड्यूट। हमारी कंड्यूट लेंथ आप हमने आगे देखा 40 मीटर है, तो 80 मीटर हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो ये अर्थ वायर हो गया 40 मीटर। लेबर कॉस्ट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिशियन हमारा 750 पर डे होगा। हेल्पर 250 पर डे, 1000 रुपीज पर डे हुआ। 3 दिन का काम है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3000 रुपीज मोटर इंस्टॉलेशन का लेबर कॉस्ट हुआ। तो एसओआर का समरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एसओआर नहीं बना रहा हूँ। तो एसओआर अगर है तो आइटम विद स्पेसिफिकेशन, नेट क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, रिमार्क्स। तो आइटम में लिस्ट कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। आप कॉस्ट वगैरह आप एस्टिमेट करके लिखिए, मैंने ये आपके ऊपर छोड़ा। 60 एम्पियर हमारा आईसीटीपी, 50 mm conduit, 31 mm conduit, conduit bend 31, conduit bend 50, कपलर, सैडल्स, लॉक नट्स, स्क्रूज, वुडन बुशिंग, ये सारी क्वांटिटी आपको स्टडी करके लिखनी है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। और आपका फेज वायर जाएगा, कितना जाएगा, मैंने टोटल यहाँ पे 150 मीटर लिखा हुआ है। 8 HWG वायर किलोग्राम में मिलता है बेसिकली। अर्थ वायर क्लिप, अर्थ वायर लव, आपका अर्थिंग साइड पूरा 2 अर्थिंग साइड, क्योंकि 2 जगह अर्थिंग का इलेक्ट्रोड वहाँ पे बताया गया है। डेंटल प्लेट, मिसलेनियस, लेबर कॉस्ट आ गया, मिसलेनियस कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। तो ये आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये अब मैंने मुझे रेट यहाँ पे हमको डिस्कस नहीं करना है, हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि किस प्रकार हम यहाँ पे
मोटर है, मोटर को इंस्टॉल करते हैं। तो ये एग्जांपल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप ये एग्जांपल को समझ के आइडिया कर पाओगे या जान पाओगे किस प्रकार मोटर को इंस्टॉल करना होता है और किस प्रकार उसका एस्टिमेशन होता है। इसको एक दो बार देखिए तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।